महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था और उसे अपना कर्म करने की सीख दी थी। इसके बाद अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और कौरवों का सर्वनाश किया। अर्जुन सहित पांचों पांडवों के लिए यह धर्म युद्ध था और उन्होंने युद्ध को राजनीति से अलग नहीं किया था, क्योंकि युद्ध भी राजनीति का एक हिस्सा होता है। भारत को भी आज महाभारत के इस प्रसंग से सीखने की जरूरत है। सुविधा और दुविधा के चक्कर में भारत हथियार नहीं डाल सकता। आज भारत के मन की बात यह है कि सामने पाकिस्तान हो तो गन से बात करनी चाहिए, लेकिन 133 करोड़ की आबादी वाला भारत ऐसा नहीं कर पा रहा। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा अपराध बोध है जो हमें बंदूक उठाकर कार्रवाई करने से रोकता है? वो कौन सी दुविधा है जिसकी वजह से भारत के हाथ कांप रहे हैं? शस्त्र उठाने को लेकर यह अपराध बोध अमेरिका में नहीं दिखता, रशिया में नहीं दिखता, चीन में नहीं दिखता, नॉर्थ कोरिया में नहीं दिखता और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं दिखता। 1 मई को पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों के शरीरों को क्षत विक्षत कर दिया था, लेकिन पिछले 72 घंटों से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के नाम पर हम सिर्फ 2 कदम उठा पाए हैं। पहला कदम यह कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मार गिराया और उनकी 3 चौकियों को तबाह कर दिया। और दूसरा कदम यह कि हमने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर फटकार लगाई, उन्हें भारत के आक्रोश के बारे में सूचित किया और 2 जवानों के शव का अपमान किए जाने के सबूत उन्हें सौंप दिए। लेकिन क्या सिर्फ फटकार लगाने से, सबूत सौंपने से और भारत के आक्रोश के बारे में जानकारी देने से पाकिस्तान अपनी गलती मान लेगा? अगर हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं तो हमें आज अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हों या फिर पाकिस्तान का मीडिया हो, कोई भी भारत के पक्ष को सुनने वाला नहीं है। अपने हिस्से का काम और अपने हिस्से की कार्रवाई हमें खुद करनी होगी। निवेदन करने से और याचिकाएं भेजने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में जी न्यूज प्रतिबंधित है, जी न्यूज पर बैन लगा हुआ है, कोई भी जी न्यूज देख नहीं सकता। लेकिन वहां के पत्रकार, वहां के नेता, वहां के आतंकवादी, सब लोग छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं और हमारी न्यूज रिपोर्ट्स को दिखाकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसी एक वीडियो क्लिप आज हमारे पास आई है और भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों को यह वीडियो क्लिप आज जरूर देखनी चाहिए। देश के बुद्धिजीवियों को, डिजाइनर नेताओं को और पत्रकारों को यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान की अंधभक्ति करने का अंजाम क्या होता है। डूब कर मर जाओ शर्म से। अगर ये जो मैं बेनकाब करने वाला हूं, मरना चाहिए वैसे डूब कर। अगर शर्म होगी तो मरेंगे। शर्म भी तो नहीं है, मसला ये कि शर्म भी तो नहीं है। जरा दिखाते हैं आपको पहले जी न्यूज का क्लिप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू और कश्मीर में हमारे जवानों के साथ, उनके शवों के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया। लेकिन ये किया कैसे, वो जानकारी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय जवानों पर हमले में लैंडमाइन का इस्तेमाल किया गया। सूचना मिली हमारे जवानों को बॉर्डर पर कुछ गतिविधि हो रही है और उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए हमारे जवान वहां पर पहुंचे। पाकिस्तान वहां पर घात लगाकर बैठा हुआ था, हमारे जवानों पर अटैक किया। उसके बाद उनके शवों के साथ जो बर्बरता की है, आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वो शव जब पहुंचेंगे अपने अपने पैतृक गांव तो सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा। उनके शवों के साथ जो बर्बरता की है, यानी इसका मतलब यह है कि उनकी नाशों की बेहुरमती की है। शब कहते हैं नाश को, और यानी बर्बरता यानी बेहुरमती की है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो 2 फौजी इनके वासिले जहन्नम हुए, उनकी लाशें मस करने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़िला पूंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में पेश आया था। और इसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने पहले LOC पर कायम भारतीय फ़ौज की 2 फॉरवर्ड चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, मार्टर गोले और रॉकेट दागे, और साथ ही पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने इन चौकियों के दरमियान गश्त करने वाले फ़ौजियों पर हमला कर दिया। और इनका दावा यह है कि 2 फ़ौजियों को हलाक करने के बाद उनकी नाशें मस कर दी। पहले तो अगर आप ये बात मान भी लेते हैं, नाशें तो छोड़िए, मस कोई किसी सिपाही की नाश मस नहीं की जाती, बट अगर आप ये बात मान लेते हैं तो ये बात तो तय हो गई कि सर्जिकल स्ट्राइक हम कर सकते हैं। हम आपके अंदर घुस के आपको मार सकते हैं, हम आपके अंदर घुस के आपको मार सकते हैं। तो ये बात तो तय हो गई। इस पे तो बात मतलब अब चैप्टर क्लोज।
आपने तो दावे में, हमने तो कोई लाश नहीं दिखाई, ना हमें पता था जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक जो पिछले जन्म में हुई थी उसके तो कोई आपके पास सबूत और दावे नहीं है, लेकिन हम आपके अंदर घुस सकते हैं, आपको मार सकते हैं अगर ये हकीकत है तो। आपने देखा, आपको भाषा पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की ये भाषा कैसी लगी आपको? आज हमने आपको भारत के मन की बात बताई, लेकिन ये पाकिस्तान के मन की बात थी। पाकिस्तान क्या सोचता है हमारे बारे में, हमारी फौज के बारे में और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। हाफिज सईद जैसा आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर जी न्यूज को धमकी देता है, भारत को धमकी देता है। पाकिस्तान का मीडिया भी जी न्यूज की वीडियो क्लिप्स को आधार बनाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है और हमारे सैनिकों की शहादत पर ठहाके लगाता है, मजाक उड़ाता है। और ऐसे माहौल में भारत चुप रहता है। भारत की आबादी 133 करोड़ है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है और इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। रक्षा के क्षेत्र में खर्च के मामले में हम दुनिया में 5वें स्थान पर हैं। हथियार खरीदने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारतीय सेना के तीनों अंगों को मिलाकर हमारे पास 13 लाख से ज्यादा जवान हैं। भारत की सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। हम दुनिया भर में सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यानी हर लिहाज से हम पाकिस्तान के मुकाबले लाख गुना बेहतर हैं। तो फिर हमें डर किस बात का है? आखिर वो कौन सी ऐसी दुविधा है जो हमें पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने से रोकती है? वो कौन सा अपराध बोध है जिसकी वजह से हम सिर्फ कड़ी निंदा और सबूत इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं और कभी सैन्य कार्रवाई नहीं करते? जरा सोचिए, अगर किसी ने अमेरिका के 2 सैनिकों के शरीरों को इस तरह क्षत विक्षत किया होता तो उसका क्या अंजाम होता? याद कीजिए, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई थी। तब अमेरिका चुप नहीं बैठा था। उसने उस हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के लिए अफगानिस्तान में बमों की बरसात कर दी थी। पूरी दुनिया में उसे ढूंढना शुरू कर दिया था और बाद में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया था। पाकिस्तान की सरकार को खबर भी नहीं हुई। अमेरिका ने हाल ही में अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। हो सकता है कुछ सिविलियंस भी मारे गए हों। यानी इस बार अमेरिका ने अपने युद्ध के इतिहास में पहली बार अपने सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे इस बात का अपराध बोध नहीं है कि उसने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि उसका मकसद था आतंकवाद और अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म करना। 5 सितंबर 1972 को जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया था। यह उदाहरण आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उस वक्त आतंकवादियों ने यह मांग रखी थी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में ऐसा हो जाए, और हमारे देश में ऐसा हुआ था जब कांधार हाईजैक हुआ था, और तब हमारे देश ने टफ स्टैंड नहीं लिया था और आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया था। यह फर्क है भारत और इजराइल में। बाद में जवाबी कार्रवाई में इस हमले को अंजाम देने वाले 8 आतंकवादी मार दिए गए। इसके बाद इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिन्होंने इस हमले की साजिश रची थी। इस मिशन को ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर कहा गया था। मोसाद के एजेंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर करीब 20 साल तक गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाते रहे, और वो तब तक नहीं रुके जब तक एक एक आतंकवादी मारा नहीं गया। अब चीन को देखिए। धार्मिक भावनाओं को भड़काने से रोकने के लिए उसने अपने मुस्लिम बाहुल प्रांत शिनजियांग में बच्चों के नाम सद्दाम और जिहाद रखने पर पाबंदी लगा दी है। चीन हमेशा से यह कहता आया है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर समुदाय के नेता आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अपने घर के अंदर मौजूद ऐसे कट्टरवादियों पर लगाम लगाने के लिए चीन ने शिनजियांग में लंबी दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर भी रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। आज इन सभी उदाहरणों को आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल जैसे देश ऐसी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें आखिरकार किस बात का डर है? ऐसा कब तक चलेगा कि हम हर रोज एक के बाद एक
अपने सैनिकों की शहादत देते रहें और पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाता रहे। भारत में माहौल यह है कि हमारे देश की सेना को किसी पत्थरबाज पर कार्रवाई करने में भी अब संकोच होने लगा है। आपने श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से वो फुटेज जरूर देखी होगी, वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान चुपचाप गालियां खा रहे हैं, चुपचाप अपमानित हो रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि पत्थरबाजों के खिलाफ हथियार उठा सकें। आज भी हमारी सेना को संकोच होता है क्योंकि भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्त पत्थरबाजों और आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बात करने लगते हैं हमारे ही देश के अपने लोग। अगर अपनी जीप पर किसी पत्थरबाज को बांधकर उसे ह्यूमन शील्ड बना ले हमारी सेना, तो पूरे देश में उनके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगते हैं, और ये हमारे ही देश के लोग हैं। अब आर्मी ऐसा करने से भी पहले 100 बार सोचेगी। अब सवाल यह है कि हमें आखिरकार किस बात का अपराध बोध है, हमें डर क्यों लगता है? भारत अपनी परमाणु शक्ति का एक हिस्सा हमेशा तैयार रखता है, इसे किसी भी समय जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सच यह है कि भारत ने खुद नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी की जंजीरें बांधी हुई हैं। भारत की परमाणु नीति कहती है कि भारत कभी भी अपनी तरफ से किसी देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, यानी खुद पर परमाणु हमला होने के बाद ही भारत परमाणु हमला करेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर एक बार भारत पर परमाणु हमला हो गया तो क्या भारत इस काबिल बचेगा कि वो दोबारा हमले का जवाब दे सके? 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ गया था, क्योंकि शक्तिशाली देश लगातार ये धमकियां दे रहे थे कि भारत परमाणु परीक्षण कैसे कर सकता है, यह अधिकार तो सिर्फ बड़े देशों का है। इसके बाद अगस्त 1999 में भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का ड्राफ्ट रिलीज किया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, वो इन हथियारों के इस्तेमाल की पहल नहीं करेगा। भारत ने खुद को शांतिप्रिय और जिम्मेदार परमाणु ताकत दिखाने के लिए नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन इस परमाणु नीति का कांटा आज देश को चुभ रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम 4 ऐसे बड़े देश हैं जो इस तरह की किसी भी नीति से बंधे हुए नहीं हैं। यानी ये देश ये मानते हैं कि ये खुद पहले परमाणु हमला कहीं भी किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। यानी एक तरफ दुनिया के वो देश हैं जो आतंकवाद से सामना करने के लिए दुश्मन से सीधे आंख में आंख डालकर सीधे टक्कर लेते हैं, लेकिन हम न जाने किस अपराध बोध की वजह से कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाते। युद्ध को लेकर भारत की अपराध बोध वाली छवि से बाहर निकलना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने हमें एक सहमा हुआ देश, एक डरा हुआ देश बना दिया है। ऐसा देश बना दिया है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पास ताकत तो है लेकिन ताकत को इस्तेमाल करने का हृदय नहीं है। और इसी बात का फायदा पाकिस्तान जैसा अदना सा देश, कमजोर देश उठाता है। हमें लगता है कि अब इस लचर सोच और अपराध बोध को उतार फेंक देने का वक्त आ गया है। चार बार युद्ध करने के बाद, कई बार समझौता करने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं, तो अब हमारी देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को ख़त्म करना है, तो इसको 4 टुकड़े में बांटना है। ये जो पाकिस्तानी बर्बरियत है ये बलूचिस्तान से बढ़कर भारत और पूरी दुनिया तक फैल रही है। तो तमाम जमहूरी कुव्वतों और महज़ब ममालिक के लिए फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पाकिस्तान को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इस चीज़ का ज़रूर जो है ना बदला लेगी, ज़रूर पाकिस्तान को जवाब देगी। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। बात करने से काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो कुछ रिस्पांस होगा। अब देखिए, थैंक यू। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान व्यर्थ न होगा, ये अब तक हम 100 बार सुन चुके हैं। पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे, ये हम 10,000 बार सुन चुके हैं।
लेकिन जवाब नहीं दिया है और बलिदान भी व्यर्थ हो रहा है। जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मामला है, वो हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था। वो एक आप ये ध्यान रखिए कि ये WTO के अंतर्गत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ऑब्लिगेशन है। चीज कोई ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस किया हुआ है। आखिर कब तक ऐसे ही बयानों वाले युद्ध लड़ते रहेंगे हम? आखिर कब तक सिर्फ मन की बात होगी? वो दिन कब आएगा जब हम पाकिस्तान से गन की बात करेंगे? पिछले 72 घंटों से पूरे देश के दिल और दिमाग में यही सवाल गूंज रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। हमारे जवानों के शव से बर्बरता करने वाले पाकिस्तान पर करारा प्रहार करने से पहले पीएम मोदी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए थे, तो एनएसए अजीत डोवल के साथ मिलकर गृह मंत्री दुश्मन को जख्म देने की तैयारी में जुटे थे। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, आईबी चीफ, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। बैठक में जवानों के शव के साथ बर्बरता का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर बात हुई। इसके अलावा कश्मीर और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 60 से ज्यादा फायरिंग, कत्ल होते रहे हैं। तो कुछ हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से भी जॉइन द डॉट्स बोलते हैं। तो अब तो मीटिंग जरूर होगी, क्योंकि एक तो देखेंगे ये हुआ कैसे, और दूसरी मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं उसी मीटिंग में आगे जाके क्या करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवानों के शव से बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और तमाम सबूत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ही किया है, उनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। 1 मई को सैनिकों के शव से बर्बरता के बाद देश गुस्से में है। लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आक्रोश से भरा यह माहौल फिर से उरी आतंकी हमले के बाद के समय की याद दिला रहा है। उरी आतंकी हमले के बाद उस वक्त पूरे देश भर में जैसा माहौल बना था, वही माहौल आज भी है। वही अंदाज, वही तेवर, वही प्लान सरकार और सेना के पास है। और अब याद कीजिए, उरी आतंकी हमले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना के तत्कालीन डीजीएमओ रणबीर सिंह का यह बयान। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से बदले की चेतावनी दी थी। इस बार भी मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बात करने से काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो कुछ रिस्पांस होगा। अब देखिए, थैंक यू। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बदले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश की सेना बड़ी खामोशी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है। सेना पराक्रम करती है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का इलाज करने वाली सर्जिकल स्ट्राइक का दिन आखिर कब आएगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पीओके में पाकिस्तान आतंक के नए लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर रहा है और यहां आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाक आर्मी ने मिलकर एलओसी के पास 55 आतंकी कैंप्स बना लिए हैं। इन लॉन्चिंग पैड्स पर लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ साथ तालिबानी और अफगानी आतंकियों की मूवमेंट को सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा है? यह भी कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से सतर्क होकर पाकिस्तान ने आतंक के अड्डों की जगह बदल दी
ये आईएसआई की वही पुरानी चाल है, आतंकियों के पीछे सेना को छिपाकर दहशत के नए रास्ते तलाशना। इसलिए अब भारत को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना ही होगा, नहीं तो हमारे जवानों के शरीर ऐसे ही क्षत विक्षत होकर आते रहेंगे और देश जख्मी होता रहेगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।